नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग टेक पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की सेशन में हम हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समास के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख भी रहे होंगे, लिखा हुआ है चुटकियों में करें समास की पहचान। जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो को देखने के बाद समास की पहचान चुटकियों में कर लेंगे। दोस्तों, अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आपने प्रीवियस ईयर का प्रश्न देखा होगा तो हिंदी में आपने देखा होगा कि समाज से कितना ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी व्याकरण के नज़रिए से। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक को बहुत ही बारीकी से समझ जाएंगे और आपके जितने भी डाउट्स हैं वो इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो को आप अंत तक देखें, तभी जाके आपके डाउट्स क्लियर होंगे। इस वीडियो में हमने समास का अर्थ, समास की परिभाषा, समास के प्रकार और कई सारे उदाहरणों को भी प्रस्तुत किया है, बारीकियों को समझाया है। और जो भी उदाहरण मैंने दिए हैं वो सारे उदाहरण कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज के सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे समास का अर्थ। समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो संक्षिप्तीकरण होता है। दोस्तों, एक नंबर में ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है। या तो ऑप्शन में आपका संक्षेप लिखा रहेगा या फिर संक्षिप्तीकरण लिखा रहेगा, और या फिर हो सकता है कि छोटा रूप लिखा रहेगा। तो जहाँ पे भी आपको ये अगर वैकल्पिक क्वेश्चन है और जहाँ भी आपको ये आंसर विकल्प दिखते हैं वहीं पर आपको टिक करना है, क्योंकि इसका अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, यानी कि छोटा रूप करना। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो संक्षिप्तीकरण होता है। नेक्स्ट है, अंग्रेजी भाषा में समास को कंपाउंड यानी कि यौगिक कहा जाता है। ठीक, अब अंग्रेजी भाषा में समास को क्या कहते हैं? कंपाउंड कहा जाता है। अगर आपने पहले साइंस में पढ़ा होगा कभी बचपन में ही कि कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड का अर्थ ही होता है दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाकर एक नए तत्व की उत्पत्ति करना। समझिएगा दोस्तों, ये है इजी बनाने के लिए एक कुछ लाइंस यहाँ पे जोड़े गए हैं जो आपको बारीकी से इस चीज़ को समझा सके। कंपाउंड का अर्थ क्या होता है? कंपाउंड का अर्थ होता है दो या दो से अधिक तत्व को जब हम मिलाते हैं और मिलाने के बाद जो एक तीसरा नया तत्व उत्पन्न होता है या उसकी उत्पत्ति होती है उसको हम लोग कंपाउंड कहते हैं। ठीक, तो उसी प्रकार जब हिंदी भाषा में हम आते हैं, हिंदी व्याकरण में जब हम आते हैं तो यहाँ पे तत्व की जगह शब्द आ जाते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया और छोटा शब्द बनाया जाता है तो यहाँ पे नया भी बनाना है और छोटा भी बनाना है। तो उस शब्द को, जो छोटा शब्द बना हुआ है, उस शब्द को हम लोग क्या कहेंगे? समास कहेंगे। अब हम उदाहरण देखेंगे तो उससे आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। दूसरे शब्दों में थोड़ा सा यहाँ पे और भी हम इसको क्लियर कर लेंगे। दूसरे शब्दों में समास वह क्रिया है जिसके द्वारा हिंदी में कम से कम शब्दों का उपयोग कर अधिक से अधिक अर्थ को प्रकट किया जाता है। अगर दूसरे शब्दों की बात की जाए तो समास, देखिए यहाँ पे मिस प्रिंट है, समाज हो गया है जबकि होगा समास। समास वह क्रिया है जिसके द्वारा हिंदी व्याकरण में कम से कम शब्दों का उपयोग करके अधिक से अधिक अर्थों को प्रकट किया जाता है। यानी कि छोटा शब्द हम बोले और उसका अर्थ व्यापक हो। ठीक है, तो ऐसे जो शब्द होते हैं वो समास होते हैं। अब परिभाषा हम पढ़ लेते हैं। परिभाषा तो आप सभी ने कई बार पढ़ा होगा। तो समास की जो परिभाषा है वो ये है कि जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जो एक नया और छोटा यानी कि संक्षिप्त शब्द जो बनता है उसे ही समास कहते हैं। ठीक, अब है समास के उदाहरण। अब यहाँ से आपको पूरा आपका जो भी अगर अभी तक क्लियर नहीं हुआ होगा वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, शब्दों का मेल, यानी कि दो या दो से अधिक जब शब्दों को हम मिला रहे हैं तो क्या है?
तो समास बनता है, यही पढ़ा हमने। ठीक, अब शब्दों का मेल क्या है? अगर हम कहें राजा का महल, कोई कहता है राजा का महल बहुत सुंदर था। ठीक, तो देखिए राजा का महल, यहाँ पे 3 शब्द हैं और उसी को अगर हम कह दें राजमहल बहुत सुंदर था, शब्द वही हो गए लेकिन छोटा रूप हमने प्रस्तुत कर दिया। ठीक है, उसी प्रकार गुणों से हीन, जो भी व्यक्ति गुणों से हीन होता है उनको गुणहीन कहा जाता है। अब ये गुणहीन क्या है? ये है समास। हम ये कहें कि राम जो है वो गुणों से हीन है, तो काफ़ी लंबा हो गया ये शब्द, इतना एक वाक्य ये थोड़ा लंबा हो गया। अगर हम ये कहें कि राम गुणहीन है तो थोड़ा शॉर्ट हुआ, तो गुणों से हीन को हम क्या लिख दिए? गुणहीन। और गुणों से हीन जो है वो शब्दों का मेल है और उससे बन गया एक छोटा सा शब्द गुणहीन, तो वो क्या कहलाएगा? समास। उसी प्रकार है दिन की चर्या, दिन भर की जो चर्या होती है उसको दिनचर्या कहते हैं, तो यहाँ पे जो दिनचर्या है वो समास है। उसी प्रकार नील और कमल, नील और कमल एक लंबा शब्द हो गया, तो उसको कहेंगे नीलकमल, उसका छोटा रूप। और ये नीलकमल क्या है? समास है। अब ये कहेंगे, नेक्स्ट देखिए, यहाँ से और भी ज़्यादा आप क्लियर हो सकेंगे। महान है जो देव, अब कोई कहे कि चलो उनकी पूजा करते हैं, महान है जो देव, या फिर जो देव महान है चलो उनकी पूजा करते हैं, तो थोड़ा सा अजीब तरीके का है ये, थोड़ा बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। अगर हम ये कहें कि चलो महादेव की पूजा करते हैं तो ये शॉर्ट हो गया ना। तो महान है जो देव यानी कि महादेव, तो महान है जो देव, इतना बड़ा जो शब्दों का मेल है उसको एक संक्षिप्त रूप हमने प्रस्तुत कर दिया महादेव, तो ये जो संक्षिप्त रूप है वही समास है, यानी कि महादेव जो है वो समास है। नेक्स्ट आते हैं कर्म से वीर, जो व्यक्ति कर्म से वीर होता है समास में उसको कर्मवीर कहा जाता है। उसी प्रकार गंगा का जल, गंगा जल। अभी तक हमने समास की परिभाषा, अर्थ ये सब देख लिया। उदाहरण से मुझे लगता है कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि समास होता क्या है। एक्चुअली में समास वो क्रिया है जिसके द्वारा हम बड़े से शब्दों को मिलाकर एक छोटा सा नया शब्द उत्पन्न करते हैं, तो उसी को समास कहते हैं। ठीक, अब आते हैं हम समास के प्रकार में। तो समास के जो प्रकार होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास। टोटल ये 6 समास होते हैं और कभी कभी ये प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं कि समास के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 1 नंबर में ये याद रखना है कि जो समास के प्रकार होते हैं वो 6 होते हैं और बाकी इनका नाम लिखना है, क्योंकि कभी कभी वैकल्पिक क्वेश्चन में ये भी दे दिया जाता है कि 3 आपका समास का उदाहरण रहेगा और एक किसी चीज़ को लिखा रहेगा, हो सकता है संधि का उदाहरण हो या फिर वाक्य कुछ और भी लिखा हो, तो और उसमें लिखा रहेगा कि आपको पहचान करना है कि इसमें कौन समास नहीं है, तो 3 इनमें से रहेंगे और एक जो नहीं रहेगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के पहचानने का क्या है? जिस समास का दोनों प्रधान होता है। अब देखिए द्वंद्व समास जो होता है उसमें 2 पद होते हैं, 2 पद का मतलब 2 शब्द होते हैं। ठीक, और उसमें दोनों ही शब्द जो होते हैं वो प्रधान होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक प्रमुख है और दूसरा वो उतना मायने नहीं रखता, ऐसा नहीं होता। उसमें दोनों ही पद की अपनी प्रधानता होती है। ठीक, उसके बाद है जब उनका विग्रह किया जाता है, यानी कि जब ऐसे शब्द जिसमें दोनों पद प्रधान हो उनका जब विग्रह किया जाता है तो दोनों पदों के मध्य और, एवं, या, अथवा ये सब शब्द लग जाते हैं। ठीक है, विग्रह जब हम करेंगे तो
जैसे ही हमने विग्रह किया तो उसके बीच में क्या आ जाएगा, और, एवं, या, अथवा। ये शब्द जहाँ भी आपको दिखे वहाँ पे मान लीजिए कि वो द्वंद्व समास है। यही इसके पहचानने का नियम है। ठीक। अब यहाँ पे द्वंद्व समास के जो भेद हैं वो 3 होते हैं। यहाँ पे बस नाम आपको याद रखना है, इसमें डीपली नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ से रेयर ही किसी एग्जाम में पूछा गया होगा, अभी तक मुझे तो नहीं दिखा है। तो आपको बस याद कर लेना है, इत्येतर द्वंद्व होता है, समाहार द्वंद्व होता है, वैकल्पिक द्वंद्व होता है। यही 3 द्वंद्व समास के भेद हैं। ठीक। हम इसके एग्जाम्पल पर आते हैं। एग्जाम्पल यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो वो आपको क्लियर भी कर देंगे कि द्वंद्व समास एक्चुअली में क्या होता है। अब देखिए, इतने सारे मैंने उदाहरण यहाँ पे दे दिया। यहाँ से तो कई बार बहुत सारे प्रश्न यहाँ से पूछे गए होंगे। इसी उदाहरण को भी अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप कर लेंगे, और समझने के लिए भी ये बहुत पर्याप्त है। द्वंद्व समास के उदाहरण, एक तरफ मैंने समास लिखा है और दूसरी तरफ समास विग्रह। ठीक। अब देखिए, माता पिता, ये समास है। अगर माता पिता जहाँ भी लिखा रहेगा तो वहाँ पे मान लीजिए कि द्वंद्व समास है। अब कैसे? अभी अभी हमने पढ़ा कि जब उनका विग्रह करते हैं तो उसके बीच में क्या क्या शब्द आते हैं, और आ सकते हैं, या आ सकते हैं, अथवा आ सकते हैं, इस तरीके के शब्द आएंगे। ठीक। तो देखिए, माता और पिता। और पहला हमने क्या रूल इसमें पढ़ा था कि दोनों पद आपस में प्रधान होते हैं। कोई एक पद प्रधान नहीं होता है और कोई सिर्फ दूसरा पद प्रधान नहीं होता है, दोनों ही प्रधान होते हैं। तो माता पिता में देखिए, माता भी प्रधान है और पिता भी प्रधान है। और जब इसका विच्छेद करते हैं यानी कि विग्रह करते हैं तो क्या लिखते हैं, माता और पिता लिखते हैं। तो ये द्वंद्व समास के उदाहरण हो गए। उसके बाद है राधा कृष्ण। ये भी प्रश्न कई जगह पे मैंने देखा है। राधा कृष्ण कौन सा समास है, राधा कृष्ण किस पर कौन सा समास है, आपको टिक करने में आता है, या फिर इस तरीके से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। ठीक। यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से बनता ही है। राधा कृष्ण, जब इसका विग्रह करेंगे तो क्या लिख देंगे, राधा और कृष्ण। अच्छा, अब राधा भी महत्वपूर्ण है, प्रमुख है, और कृष्ण भी प्रमुख है। दो पद है और दोनों ही प्रधान है, और दोनों के बीच में जब इनका विग्रह कर रहे हैं तो कौन सा शब्द आ रहा है, और आ रहा है। तो इस तरीके से भी पहचान सकते हैं कि दोनों शब्द आपस में प्रधान है, और विग्रह भी करके देख सकते हैं कि दोनों के बीच में और शब्द आ रहा है। अच्छा, कहीं कहीं ना ये चीज़ भी, हालांकि ये 100% फैक्ट नहीं है, जब इस तरीके के हाँ समास होते हैं ना जिसमें हाइफन लगा रहता है, जैसे माता और पिता के बीच में हाइफन लगा हुआ है यानी कि वो रिलेटेड है, तो वहाँ पे द्वंद्व समास होता है, क्योंकि द्वंद्व समास में ही ये चीज़ देखने को मिलता है। हाँ, लेकिन द्वंद्व समास के सारे उदाहरणों में ये चीज़ नहीं देखने को मिलता है, पर जहाँ होंगे वहाँ पे द्वंद्व समास ही होगा, इतने की गारंटी है। ठीक। और नहीं भी होता है किसी किसी में, जैसे कि सबसे लास्ट उदाहरण देखिए, इसी में सबसे नीचे सुरासुर। ठीक। इसमें हाइफन नहीं है, लेकिन ये उदाहरण है द्वंद्व समास का ही। ठीक। तो सुर या असुर, जब इसका विच्छेद करेंगे तो सुर या असुर, इस तरीके से हम देख सकते हैं द्वंद्व समास के उदाहरण है। भला बुरा, भला या बुरा, शुभ अशुभ, शुभ अथवा अशुभ, धन दौलत, धन और दौलत, लाभ हानि, लाभ या हानि, सीता राम, सीता और राम, आगे पीछे, आगे और पीछे, फल फूल, फल और फूल, दादा दादी, दादा और दादी, दूध रोटी, दूध और रोटी, आज कल, आज और कल, अनजल, अन्न और जल, सुरासुर, सुर या असुर। इतने सारे हमने इनके उदाहरण लिखे हैं। इस तरीके से बहुत सारे और भी जोड़ सकते हैं। भाई बहन, भाई और बहन, भाई भी प्रधान है और बहन भी प्रधान है, और दोनों का जब विग्रह करेंगे तो भाई और बहन हो जाएगा। तो इस तरीके से द्वंद्व समास आपका उदाहरण है, और उम्मीद है कि द्वंद्व समास आपका पूरा पूरा क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप प्रश्न पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट समास की ओर।
द्विगु समास। दूसरा जो समास है वो द्विगु समास है। जिस समास का पहला पद अर्थात पूर्व पद, पहले पद को हम लोग कहते हैं पूर्व पद, संख्यावाचक विशेषण हो। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण हो। अब इसमें संख्यावाचक यहाँ समझ लिए नंबरिंग वाला प्रोसेस इसमें दिखाई देगा आपको। ये बहुत इजी होता है पहचानने में। द्विगु समास कहलाता है जिस समास का पहला पद यानी कि जो सबसे पहला पद है, जो पहला शब्द है वो संख्यावाचक विशेषण होगा। ठीक है, तो अब आ जाते हैं द्विगु समास के भेद। द्विगु समास के दो भेद हैं, समाहार द्विगु समास और उपपद प्रधान द्विगु समास। ये भेद भी आपको बस एक नंबर में यूं ही याद रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न मैंने नहीं देखे हैं बनते हुए, लेकिन मैंने बता दिया है कि बाई चांस कहीं भी आपको मिल जाए तो आपका वो छूटे ना। अब आते हैं इसके उदाहरण पे। अब देखिए हमने क्या बोला, पहला जो पद है वो संख्यावाचक विशेषण होगा। संख्यावाचक यानी कि नंबरिंग वाला। तो जहाँ भी आपने संख्या देखा वो समझ लीजिए कि द्विगु समास, यही इसके पहचानने का नियम है। जैसे त्रिनेत्र, अगर कोई पूछे त्रिनेत्र में कौन सा समास है, ठीक है, तो त्रि मतलब तीन, तीन नेत्र, तो यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। पंचवटी, तो पंच क्या है, संख्या है, तो यहाँ पे पंचवटी द्विगु समास हो जाएगा। सप्ताह, सप्ताह में सप्त, यहाँ पे सप्त जो है वो संख्यावाचक विशेषण है, तो यहाँ भी द्विगु समास हो जाएगा। चतुर्वेदी, चतुर क्या है, चतुर यानी कि चार, चार क्या है, संख्या है, और संख्या क्या है, द्विगु समास के उदाहरण। पंचायत, पाँच, पंच से पाँच, पाँच क्या है, संख्या, संख्या से क्या है, द्विगु समास। सीधा सीधा इसको पहचानना बहुत ही इजी होता है, तो आप यहाँ से पहचान सकते हैं। नवरात्रि, उसी प्रकार नवरात्रि है, तिरंगा है, द्वादशी है, पंचामृत है, सप्त है, षटकोण है, षटकोण में षट यानी कि छः कोण वाला, तो छः क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। उसी प्रकार त्रिवेणी है, शताब्दी है, अष्टधातु है, दोपहर है। इसके अलावा भी बहुत सारे उदाहरण हैं, बस आपके पहचान के लिए इतने सारे उदाहरण मैंने दिए हुए हैं कि जिसमें भी पहले संख्यावाचक विशेषण आते हैं वो द्विगु समास के उदाहरण हो जाएंगे। आप आंख बंद करके वहाँ पे टिक करेंगे, आपका वो उत्तर सही होगा। उम्मीद है कि द्विगु समास भी आपका क्लियर हो गया होगा और उसको आपको कैसे पहचानना है ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट समास की ओर। तीसरा है तत्पुरुष समास। वह समास जिसका उत्तर पद मतलब कि दूसरा पद, अच्छा आगे लिखा भी है, वह समास जिसका उत्तर पद अथवा दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, दो पद तो होंगे ही, क्योंकि शब्दों का मेल ही समास कहलाता है, तो दो पद तो होंगे ही। दो पद में से जो दूसरा पद है वो प्रधान होता है और वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है। अब इसमें एक पॉइंट और जोड़ा गया है कि समास में मुख्यतः पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। जो पहला पद होता है वो विशेषण होता है और दूसरा पद जो होता है विशेष्य होता है। यानी कि जो पहला पद होता है वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाएगा और जो दूसरा पद होता है विशेषण की विशेषता बतलाएगा। तो दूसरे पद के विशेष्य होने के कारण ही समास में इसकी प्रधानता होती है। ठीक है, जो दूसरा पद होता है यानी कि जो पहले पद की विशेषता जो बदलाए, ऐसा शब्द को हम विशेष्य शब्द कहते हैं और इसी के कारण समास में इसकी प्रधानता होती है और ऐसे समास को हम लोग क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास कहेंगे। उदाहरण से आपका और डाउट जो भी अगर कुछ थोड़ा बहुत होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। चलिए पहले देखते हैं इसके भेद। हाँ, समास तत्पुरुष समास के भेद से क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं। तो क्या बन जाते हैं, तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। सबसे पहले तो ये याद कर लीजिए। पहला है कर्म तत्पुरुष। अच्छा, आपने कारक
और विभक्ति पढ़ी है, अगर आपने वो टॉपिक पढ़ा है तो उससे ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। अगर नहीं पढ़ा है तो उसके वीडियोस, उसके क्लासेस आपको मिल जाएंगे। चलिए, पहला है कर्म तत्पुरुष। अच्छा, ऐसे जब कर्म तत्पुरुष होता है, अगर उस समास का हम विग्रह करेंगे तो को हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे याद रखिए, फिर आगे उदाहरण से सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, इस तरीके से आपने कारक रूप पढ़ा होगा। संप्रदान का के लिए, अपदान से, संबंध तत्पुरुष, संबंध का के की अधिकरण में, पर इस तरीके से आपने कारक रूप पढ़ा होगा, विभक्ति पढ़ी होगी, तो बस वही यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो तत्पुरुष समास के 6 विध है। पहला कर्म तत्पुरुष, दूसरा है करण तत्पुरुष, तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष, चौथा है अपदान तत्पुरुष, पांचवा है संबंध तत्पुरुष, छठा है अधिकरण तत्पुरुष। इतना है। और जब विग्रह करेंगे ना, तो जहाँ पे विग्रह में बीच में को आ जाए वहाँ पे कर्म तत्पुरुष है, जहाँ में विग्रह में से आ जाए वहाँ पे करण तत्पुरुष है, जहाँ विग्रह में के लिए आ जाए वहाँ पे संप्रदान तत्पुरुष है, और जहाँ पे विग्रह में से आ जाए, यहाँ पे अपदान में जो से आता है ना, वो अलगाव के लिए आता है। तो ऐसे में, ऐसे समास में जिसमें अलगाव के लिए से आए विग्रह करने पे, वहाँ पे अपदान तत्पुरुष होता है। उसी प्रकार संबंध में का के की अगर आता है तो वहाँ पे संबंध तत्पुरुष है, और जब विग्रह करने पे में और पर आता है तो वहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष होता है। तो इस तरीके से इन 6 वेदों को पहचानने के तरीके हैं। अब इसके उदाहरण आप देखिए तो फटाफट ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मनोहर, सबसे पहला उदाहरण जो देख लीजिए, मनोहर। मनोहर को अगर हम विग्रह करेंगे, मनोहर का जब हम विग्रह करते हैं तो क्या लिखते हैं? मन को हरने वाला। विग्रह में कौन सा शब्द आया? मन को हरने वाला। को जहाँ पे विग्रह में आ जाए वहाँ पे कौन सा तत्पुरुष होगा? कर्म, कर्म तत्पुरुष होगा। पीछे के पेज पे आप देख सकते हैं। उसी प्रकार है जलाभिषेक, जल का अभिषेक। ठीक है। शत्रुघ्न, शत्रुओं को मारने वाला। ठीक। गुण युक्त, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से चेंज हो गया, गुणों से युक्त, गुण से युक्त। कर्ता ने कर्म को करण से, यानी कि कर्ण तत्पुरुष आपका यहाँ पे आ जाएगा। कर्म वीर, कर्म से वीर, यहाँ पे कर्ण तत्पुरुष आ जाएगा। क्योंकि इसमें जब हमने विग्रह किया, कर्मवीर का जब हमने विग्रह किया, तो वहाँ पे क्या शब्द बनता है? से। और से क्या है? कर्ण तत्पुरुष का उदाहरण। ठीक है। रसोई घर, रसोई के लिए घर। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? संप्रदान। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। तो के लिए यहाँ पे विभक्ति का कारक है, विग्रह का कारक है, और के लिए किसके लिए होता है? संप्रदान के लिए होता है। ठीक। स्नान के लिए घर, यहाँ पे भी संप्रदान तत्पुरुष है। तो इस तरीके से सभी तत्पुरुष के 6 भेदों के अलग अलग विग्रह करने पे वहाँ पे कारक रूप आ रहा है, और उससे हम उसकी पहचान कर सकते हैं। किसी किसी एग्जाम में ये चीज़ें पूछी गई है, सब में नहीं पूछी जाती, इतनी डीपली नहीं आते हैं प्रश्न। बस मुख्य जो आपका द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, क्रमधार्य, बहुव्रीहि और अव्ययी भाव, यही जो 6 समास है, बस यहीं से प्रश्न आते हैं। ये सब बहुत ज़्यादा डीपली है, कभी कभी मिल गया है, इसलिए मैंने आपको बताना जरूरी समझा है। चलिए, उदाहरण आप याद कर सकते हैं, उदाहरण अपने पास स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, क्योंकि ये उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सभी उदाहरण कहीं ना कहीं पूछा ही गया है, तभी यहाँ पे मैंने इसको लिखा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट समास की ओर।
नेक्स्ट जो समास है वो है कर्मधारय समास। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो तथा ऐसे शब्दों का मेल हो जिनमें एक विशेष्य और दूसरा विशेषण हो, या उपमेय तथा दूसरा उपमान हो, कर्मधारय समास कहलाता है। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो तथा ऐसे शब्दों का मेल हो जिनमें एक विशेष्य हो और दूसरा विशेषण हो, मतलब दो शब्दों का मेल तो रहेगा ही समास है तो, और उसमें से एक जो शब्द है वो विशेषण रहेगा और दूसरा जो शब्द है वो विशेष्य रहेगा। ठीक है, वो कर्मधारय समास होता है। अब आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि तत्पुरुष में भी तो हमने यही पढ़ा था और कर्मधारय में भी यही पढ़ रहे हैं, तो जो तत्पुरुष समास है ना वो कर्मधारय समास का ही एक उदाहरण क्या कहते हैं, भेद कहलाता है। कभी कभी ज़्यादा इनमें अंतर नहीं होते हैं, पर उसमें यह है कि दूसरा पद विशेष्य होगा, ये जरूरी है, और इसमें कोई भी विशेष्य हो सकता है और कोई भी विशेषण हो सकता है, बस इतने का ही इसमें अंतर है। ठीक, अब देखिए कर्मधारय समास के जो भेद होते हैं वो 4 है। बस नाम आपको याद रख लेने हैं अपने पास, नोट कॉपी में नोट करते जाइए जो भी मैं बोल रही हूँ, और सिर्फ भेद आपको नाम याद कर लेना। विशेषण पूर्व पद, ठीक, दूसरा है विशेष्य पूर्व पद, तीसरा है विशेषणोव्यय और चौथा है विशेष्योव्यय। ठीक है, अब इसके उदाहरण देख लेते हैं हम, यहाँ से आपका और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कर्मधारय समास के उदाहरण, महापुरुष, जहाँ भी आपको देखे कि महापुरुष है ना, अगर पूछे कि महापुरुष में कौन सा समास है तो आपको आंख बंद करके लिखना है कर्मधारय समास। कैसे? महान है जो पुरुष, ठीक, एक महान बता रहा है, विशेषण को बता रहा है, और जो पुरुष ये विशेष्य बता रहा है। ठीक, तो इस तरीके से जो महान है जो पुरुष, वहाँ पे कर्मधारय समास है। चरण कमल, चरण के समान कमल, ठीक है, तो वहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा। महादेव, महान है जो देव, महादेव, वहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा। मृग नयनी, मृग के समान नयन, मृग के समान जिसका नयन है वो मृग नयनी, कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, नीला क्या है? विशेषण, और है जो कंठ है वो क्या है? विशेष्य। तो नीला है जो कंठ यानी कि नीलकंठ, यहाँ पे कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। ये 5 मुख्य उदाहरण जिसका समास विग्रह करके मैंने दिखा दिया है कि किस तरीके से होता है, और ये सब अदर एग्जाम्पल है जो कभी कभी कहीं कहीं पूछा है, या फिर और भी अच्छे से आप समझ सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे कुछ और भी उदाहरण दिए गए हैं। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, नील कमल। लाल छड़ी, लाल है जो छड़ी। उसके बाद है सज्जन, सत्य है जो जन। उसी प्रकार भूजदंड, उसी प्रकार विद्याधन, उसी प्रकार अधपका, उसी प्रकार परमानंद, महात्मा, चंद्रमुख, प्राणप्रिय, महाराज, काली मिर्च, काली है जो मिर्च। इस तरीके से जो भी इस तरीके से विग्रह करने पे जो बनते हैं वहाँ पे कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट समास की ओर। नेक्स्ट है बहुव्रीहि समास। अब यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, मुख्य रूप सभी इम्पोर्टेंट और सबसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। चलिए समझते हैं बहुव्रीहि समास। इसका जो पहचानने का जो तरीका है वो क्या है? जिस समास के समस्त पदों में कोई पद प्रधान नहीं होता है। समझिएगा बारीकी से। अभी तक हमने पढ़ा कि किसी में पूर्व पद प्रधान है, किसी में उत्तर पद यानी कि दूसरा पद प्रधान है,
पर यहाँ पे बता रहे हैं कि कोई भी पद प्रधान ही नहीं है। ठीक, ये इसके पहचानने का मेन तरीका है। इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, पर एवं दोनों पद मिलकर किसी तीसरे नए पद की ओर संकेत करते हैं। दो पद है और दोनों में से कोई भी प्रधान नहीं है, लेकिन जब दोनों मिलते हैं ना तो तीसरे किसी नए पद को संकेत करने लगते हैं, वहाँ पे बहुव्रीहि समास होता है। मतलब दोनों में से कोई प्रधान नहीं है, लेकिन जब दोनों मिलते हैं तो तीसरा पद बनता है, उसके बारे में ये लोग बताते हैं। ठीक, अब देखिए एग्जाम्पल देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बहुव्रीहि समास के उदाहरण, पीताम्बर। अगर कोई बोले कि पीताम्बर तो सीधा सीधा जान जाइए कि बहुव्रीहि समास वहाँ पे है। अब इसका विच्छेद करेंगे यानी समास विग्रह करेंगे तो क्या कहेंगे, पीत है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। ठीक, अब देखिए पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका, इतना तो उसका विग्रह हो गया, लेकिन पीत है अंबर किसका, तो श्री कृष्ण का, यानी कि पीताम्बर का अर्थ क्या हो गया, श्री कृष्ण। अब दोनों मिलकर किसी तीसरे पद यानी कि श्री कृष्ण की ओर संकेत कर दिए। समझ पा रहे हैं? तो वहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। उसी प्रकार है दशानन। हमने कई बार सुना है ना, दशानंद का सिर कट गया, रामायण में दशानंद का सिर कट। दशानंद कौन है, रावण है। और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो यही लिखते हैं, 10 है आनंद जिसके। यहाँ पे देखिए गलत हो गया, आनंद लिखे टाइप हो गया है, जबकि होगा 10 है आनंद जिसके, यानी कि जिसका जो 10 सिर है, 10 मुख है, उसे कहेंगे दशानन। अब जब भी हम दशानन शब्द सुनेंगे ना तो दिमाग में किसी तीसरे पद यानी कि रावण का ख्याल आ जाएगा। तो तीसरा पद यानी कि रावण की ओर इसने संकेत कर दिया, तो वहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। उसी प्रकार ये सारे एग्जाम्पल महत्वपूर्ण है, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, या फिर नोट कॉपी में नोट कर रहे हैं तो नोट करके रख लीजिए और रिवाइज करते रहिए। ये सब आए हुए बहुत ही मतलब बहुत कई बार पूछे गए हैं ये सारे उदाहरण। अब आ जाइए लंबोदर। जब लंबोदर की बात होती है ना तो सबसे पहले गणेश, श्री गणेश ध्यान में आते हैं। क्यों? अब इसका विग्रह करते हैं, लंबा है उदर जिसका। ठीक है, लंबा है उदर जिसका, उस अर्थात गणेश। तो जैसे ही लंबोदर शब्द आया, तीसरा व्यक्ति, तीसरा पद संकेत होने लगा। तीसरा पद क्या है, गणेश। तो वहाँ पे कौन सा हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। उसी प्रकार नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। शिव का ही नीला है कंठ, तो नीलकंठ किसको कहेंगे, शिव को कहेंगे। और यहाँ पे समास कौन सा हो जाएगा, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। उसी प्रकार है पंकज, पंक में जो पैदा हुआ हो, पंक यानी कीचड़, तो पंक में जो पैदा हुआ हो, कीचड़ में क्या पैदा होता है, कमल। तो जहाँ भी पंकज शब्द आया तो सेंस में आ गया कमल, तीसरा पद संकेत हो गया। ठीक, तो वहाँ पे बहुव्रीहि समास। उसी प्रकार चतुरानन, देखिए यहाँ भी आनंद हो गया टाइप, मिस्टेक है। ठीक, तो आप कर लीजिएगा, आप जहाँ नोट कर रहे हैं वहाँ पे कर लीजिएगा। चतुरानन, चार हो आनंद जिसके, यानी कि जिसके 4 मुख हो। 4 मुख किसके होते हैं, ब्रह्मा के होते हैं, तो ये ब्रह्मा की ओर संकेत कर ले। चतुरानन मैंने बोला और ब्रह्मा की ओर संकेत हो गया, तो यहाँ पे भी बहुव्रीहि समास। उसी प्रकार चक्रपाणि, तो चक्र है पाणी में, जिसके हाथ में चक्र है, अर्थात विष्णु, विष्णु के हाथ में चक्र है। चंद्रशेखर, चंद्र है शेखर पर जिसके, किसके चंद्र पर शेखर है, किसके शेखर पर चंद्र है, शिव के। शिव के सिर पर चंद्रमा है ना, तो शिव की ओर संकेत हो गया, तो वहाँ पे भी बहुव्रीहि समास हो गया। दिनेश, दीन है ईश जो, यानी कि सूर्य। वक्रोदर, वक्र है उदर जिसका,
यानी कि गणेश। तो इन सभी में बहुव्रीहि समास है। उम्मीद है कि बहुव्रीहि समास को आपको पहचानने आ गया होगा। नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, छोड़िए मत, पूछ लीजिए। अब आते हैं लास्ट समास में, अव्ययी भाव समास। ये भी बहुत इजी है, आप बहुत ही आसानी से इसे समझ सकेंगे। पहला पॉइंट है, जिस समास का पहला पद प्रधान अथवा अव्यय यानी कि उपसर्ग हो तथा समस्त पद क्रिया विशेषण का कार्य करे, वो अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, जो पहला पद होता है ना, वो यहाँ पे उपसर्ग होता है। यानी कि उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग कोई भी ऐसा शब्द जो किसी दूसरे शब्द के आगे आके उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है, वही है उपसर्ग। तो ऐसा शब्द जो जिस समास का पहला पद प्रधान हो, पहला पद प्रधान भी होगा या उपसर्ग होगा, तो वहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, अब देखिए, अव्ययी भाव समास के पहले पद में, अब यहाँ पे आप इसको, इन शब्दों को याद कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। और इतना याद कर लेंगे तो आपका अव्ययी भाव समास से जितने भी प्रश्न आएंगे आप उसको क्लियर कर लेंगे, आप उसको करके आ जाएंगे। तो वो शब्द क्या है देख लेते हैं। अव्ययी भाव समास के पहले पद में अनु, प्रति, यथा, हर, ये शब्द, अगर शब्द आपको दिख जाए ना किसी भी समास में, जिसमें सबसे पहला जो पद है वो अनु से शुरू हो, प्रति से शुरू हो, यथा से शुरू हो, हर से शुरू हो, इसी तरीके से और भी है, बे है, इत्यादि शब्द आते हैं, तो वहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है। ठीक, अब हम इसका उदाहरण देखेंगे तो पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। अव्ययी भाव समास के उदाहरण देखिए, यथा लगा हुआ है, यथा क्या है? अव्ययी भाव समास में लगा रहता है, तो यथाशक्ति, शक्ति क्या है कि यथा लग गया, यथाशक्ति। तो यहाँ पे कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। उसी प्रकार प्रतिदिन, प्रतिदिन, दिन क्या है? प्रति लग गया, प्रति क्या है? उपसर्ग है। और शब्द में पहले भी पहचानने के लिए हमने बताया ना कि प्रति लगा रहेगा, तो प्रतिदिन, यहाँ भी आंख बंद करके आप अव्ययी भाव समास में टिक कर सकते हैं, टिक कर दीजिएगा, कर सकते हैं नहीं। आजन्म, आ लगा हुआ है, जन्म के आगे आ लग गया और उसका अर्थ परिवर्तित हो गया। ठीक, उसी प्रकार अनुकूल, अभूतपूर्व, निर्भय, भय के आगे निर लग गया, यानी कि भय मुक्त हो गया ना, अर्थ में परिवर्तन हो गया, तो यानी कि वहाँ पे उपसर्ग है। तो ऐसे ऐसे जो भी आपका शब्द अगर दिखता है, ये सारे एग्जाम्पल याद कर लीजिए, ये कई बार पूछे गए हैं, एक तो अलग से भी हैं जो कभी अगर पूछे जाएं तो आपका छूटे ना। तो इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और नोट्स में भी आप इसको नोट्स कर सकते हैं। और इस प्रकार अव्ययी भाव समास के उदाहरण ये सब हैं, तथा कथित है, ये सारे उदाहरण इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। उम्मीद है कि आपको समास के 6 भेद और उसके उदाहरण आपको क्लियर हुए होंगे। दोस्तों, अगर आप समास से रिलेटेड पढ़ने के बाद अगर आप उसका क्विज़ सॉल्व करना चाहते हैं ना, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर, वहाँ पे क्विज़ अपलोडेड है, तो आप वहाँ पे जाकर क्विज़ सॉल्व कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपने जो पढ़ा वो कितना कारगर है और कितना आप उसको समझ पाए हैं। दोस्तों, ये था समास। आशा है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी से जल्दी ये काम कर दीजिए। और अगर आपको इतना मैंने बताया है, अपनी तरफ से मैंने कोशिश की है कि आपके सारे डाउट्स, समाज से जुड़े जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए, आप आसानी से समाज को पहचान सकें
ये कोशिश मैंने की है, परंतु अगर आपको फिर भी कोई प्रश्न है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, जो कुछ नहीं समझ में आया, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको उत्तर वहाँ पे ज़रूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। और अगर क्विज़ सॉल्व करना है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप वहाँ से जाकर क्लिक करके वहाँ पे आप क्विज़ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।